आज रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कमी की गई है, यानी रेपो दर को 5.5% से घटा करके 5.25 यानी 5.25% कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो उधार लिए हैं लोग, जिन्होंने लोन लिया है बैंक से, वे खुश हैं। दे आर इन द बल्ले बल्ले मोड की वाह हमारा उधार कम होगा, उधार अब सस्ता होगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सही तरीके से होगा, यानी आरबीआई ने तो अपने रेपो दर में कमी कर दिया है, क्या बैंक कभी उधार के ब्याज दर को सस्ता तुरंत करेंगे कि इसमें टाइम लेंगे? तो इतना खुश मत होइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए कि आपके, हालांकि आपका उधार सस्ता होगा, लेकिन बैंक इसे कब लागू करेगा ये भी देखने का विषय है। और दूसरी बड़ी बात जो ऐसा ही नहीं है कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ये उन लोगों के लिए मुंह लटकाने वाला न्यूज़ है जिनके पास पैसा बहुत है भाई, और जो बैंक में जमा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक और समझना बहुत ध्यान से, बैंक जहां जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट लेता है, वहां उधार देता है। तो जहां बैंक उधार के ब्याज दर को अगर कम करेगा, तो वो जमा के ब्याज दर को भी कम करेगा, क्योंकि उसको अपना स्प्रेड मेंटेन करना है, उसे अपना स्प्रेड मेंटेन करना है। तो अगर वो उधार के ब्याज दर को कम किया, उधार के ब्याज दर को, तो वो जमा के ब्याज दर को भी कम करेगा, यानी जमा पर अब जमा धारक को कम ब्याज मिलेगा, जिससे एक और उधार लेने वाले लोग तो बल्ले बल्ले करेंगे, लेकिन जो जमा करने वाले लोग हैं बैंक में, वे बेचारे निराश होंगे, क्योंकि उनको अब कम ब्याज मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने जो रेपो दर घटाया है, इसके क्या मायने हैं, क्यों घटाया है, यहां क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बातें यहां पर आपको समझना चाहिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले, या इस पर हम लोग और ज्यादा बात करने से पहले पहले कुछ टर्म को समझिए, तब जाकर के आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना? चलिए फटाफट करके हम लोग पहले कुछ टर्म को समझते हैं। जैसे पहला टर्म है, अगर मैं बात करूं, पहला टर्म है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। डन? पहले इस टर्म को अच्छे से समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा, सेक्शन, आरबीआई अधिनियम 1934 में बहुत सारी धाराएं हैं, कि धारा 45 जेड बी में संशोधन करके इसका गठन किया गया है। जेड बी, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 जेड बी, ठीक है, माने 45 में जेड बी को जोड़ दिया गया है, और जिससे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ है। मौद्रिक नीति समिति में जो अध्यक्ष होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है, वो होता है पदेन आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर जो होता है, वो इसका कौन होता है? वो इसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, पदेन। ठीक है ना? जबकि इसमें तीन सदस्य जो है सरकार के होते हैं, सरकार द्वारा मनोनीत, और 3 सदस्य जो हैं इसमें किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। याद रखना, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कुल 6 सदस्य होते हैं। 2017 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी है, 6 सदस्य होते हैं। उसने पूछा 12 सदस्य होते हैं, जो गलत है। और याद रखना, ये 6 सदस्य अध्यक्ष को जोड़कर, अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष को बाद करके नहीं, अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार के और 3 सदस्य आरबीआई के, और आरबीआई गवर्नर भी इसमें शामिल होता है, और आरबीआई गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है।
यानी हर सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार है, लेकिन आरबीआई गवर्नर को यहां दो मत मिलते हैं, एक सदस्य होने के नाते और एक अध्यक्ष होने के नाते। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत, यानी 3-3 अगर मत बराबर हो जाए तो मान लीजिए किसी मुद्दे पर, जैसे रेपो दर के मुद्दे पर मान लो 3-3 मत बराबर हुआ, तो फिर आरबीआई गवर्नर इसमें अपना निर्णायक कास्टिंग वोट देगा और फिर निर्णय लिया जाएगा। डन। मौद्रिक नीति समिति, अब ध्यान रखना, देश में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण तो केंद्रीय बैंक करता है, आरबीआई करता है। डन। लेकिन मौद्रिक नीति की समीक्षा, रिव्यू जो है वो हर 2 महीने में, दूसरे महीने यानी वर्ष में 6 बार किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो है, रिव्यू यानी समीक्षा जो है वो वर्ष में 6 बार होता है। वर्ष में कितना बार होता है? 6 बार होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक वर्ष में इसकी जो बैठक कम से कम 4 बार होनी चाहिए। 4 बार इसकी बैठक होना अनिवार्य है। 4 बार इसका बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मेक द नोट, इसको बना लो, फटाफट बना लो। बना लिया? एकदम एकदम वेरी गुड। पहला पॉइंट एकदम क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। क्या क्या जल्दी बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के द्वारा हुआ। नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य, इसके अध्यक्ष समेत 3 सदस्य सरकार के, 3 सदस्य आरबीआई के, और जो यहां पर आरबीआई गवर्नर होता है उसको 2 मत मिलते हैं, निर्णायक मत भी उसके पास होता है। मौद्रिक नीति समिति जो होता है वो मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का काम करता है, और वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है हर दूसरे महीने। और मौद्रिक नीति समिति की वर्ष में कम से कम 4 बार अनिवार्य रूप से बैठक होनी चाहिए। डन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? और वो है गोल्डी लॉक इकोनॉमी। गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। गोल्डी लॉक अर्थव्यवस्था क्या होता है? गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होता है? सिंपल गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होता है? 2 बातें अगर हो जाएं, क्या? एक, मुद्रास्फीति दर अगर सामान्य या कम हो जाए, सामान्य स्तर पर हो। सामान्य स्तर भारत में क्या माना जाता है? भारत में 4% माना जाता है, यानी 2%, माने क्या माना जाता है? 4 ± 2% माना जाता है, यानी 2% से लेकर 6% के बीच में अगर देखा जाए तो भारत में सामान्य मुद्रास्फीति दर माना जाता है। 4 से कम 2% तक अगर है। फिर दूसरी बात क्या हो कि समृद्धि दर अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो, या अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर अधिक है। और अगर ऐसी स्थिति है, दोनों स्थिति है कि सामान्य मुद्रास्फीति दर भी है और समृद्धि दर भी है, तो उसको हम गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहते हैं। ध्यान से सुनो। आरबीआई ने माना है कि 2026-27 में, 26-27 की बात करें, ठीक है ना, 26-27 में भारत में जो मुद्रास्फीति दर होगा, जो हम बात करते हैं CPI R+U को लेते हैं, इसी को हेडलाइन कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ये माना है कि अब घटा करके, पहले तो ये 2.6% माना गया था, लेकिन अब घटाकर माना गया है कि ये कम होकर के 2% रहने की संभावना है, यानी ये अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है मुद्रास्फीति दर। नंबर 1। नंबर 2, समृद्धि दर की बात करें तो आरबीआई का पहले जो एक्सपेक्टेड था कि 2000 माना जाता था कि 2026 में मान लीजिए 25-26 की बात करें, इसको मैं हटा करके 25-26 लिख देता हूं। 2025-26 की बात करते हैं तो 2025-26 में पूरा जब ये होगा तो आरबीआई पहले ग्रोथ रेट को बहुत कम रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? 6.8% रखा हुआ था, लेकिन अब आरबीआई ने इसको बढ़ा करके 7.3% किया है। जिस तरह से सेकंड क्वार्टर का 8.2% का आंकड़ा आया है, 8.2 का है, तो आरबीआई भी बहुत पॉजिटिव है। और आरबीआई ने माना है कि देश की समृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब अगर इस हिसाब से देखें तो भारत कहां पर है? इंडिया कहां पर है? गोल्डी लॉक इकोनॉमी में पहुंच गया है। डन। थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन यानी इसको बोलते हैं अविस्फीति, अविस्फीति कहते हैं। ठीक है, तो ये डिसइंफ्लेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, टर्म अपने आप समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, डन, एकदम सही। ये मान लेते हैं ये मुद्रास्फीति दर है, ये मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति दर है, इसको मान लो। ठीक है, अब देखो मुद्रास्फीति जब दर तेजी से बढ़ रहा है, जब तेजी से बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। क्या बोलते हैं इसको, स्टैगफ्लेशन की स्थिति, जहां मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी और बेरोजगारी दोनों आ जाता है, तो ये स्टैगफ्लेशन यानी इसको मंदी जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। डन। लेकिन जब मुद्रास्फीति दर देखो यहां से देखो नीचे कर रहा है, मुद्रास्फीति दर नीचे जा रहा है, मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, इस पोजीशन को कहते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन कहते हैं यानी अविस्फीति कहते हैं, जहां मुद्रास्फीति दर जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब 6% से ज्यादा है, वो कम होकर के धीरे धीरे अपने सामान्य स्तर में आ रहा है। न तो वो शून्य हो रहा है न तो निगेटिव हो रहा है, क्योंकि दोनों खराब होता है। क्यों, क्योंकि यहां से देखो ये जीरो है, अब अगर इससे नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव हो रहा है या शून्य हो रहा है, इसको कहते हैं डीफ्लेशन। इसको कहते हैं डीफ्लेशन यानी अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं, जो बहुत खराब स्थिति होता है, मंदी होता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मंदी दोनों देखने को मिलता है, खराब स्थिति। और जब मंदी के बाद में अर्थव्यवस्था वापस रिकवर करने लगता है, यानी मुद्रास्फीति दर फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, निगेटिव से फिर पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखना, निगेटिव से क्या हो रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, इस स्थिति को रीफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीफ्लेशन कहते हैं। जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको, रीफ्लेशन कहते हैं। डन। रीफ्लेशन मतलब संस्फीति कहते हैं। समझ में आया एकदम, ये सारा चीज समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर से, जब मुद्रास्फीति दर तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति दर ऊपर से माने बहुत ज्यादा से धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएगा, डिसइंफ्लेशन। और ये सबसे बेहतर माने ये डिसइंफ्लेशन और डीफ्लेशन दोनों में मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, दोनों में कम हो रहा है, लेकिन ये बेहतर स्थिति है क्योंकि ना तो ये मंदी और ना तो बेरोजगारी बढ़ाता है। जबकि डीफ्लेशन जहां मुद्रास्फीति दर शून्य या निगेटिव हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये मंदी और बेरोजगारी बढ़ाता है, इसीलिए खराब होता है अर्थव्यवस्था के लिए। और रिफ्लेशन भी अच्छा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति जो दर नकारात्मक है, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, जबकि स्टैगफ्लेशन खराब है क्योंकि ये मंदी जनित है, यानी मुद्रास्फीति दर भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा और मंदी भी ज्यादा है, तीनों मिला दो तो स्टैगफ्लेशन है। डन। डिसइंफ्लेशन समझ में आ गया, डिसइंफ्लेशन समझ में आया, एकदम सही। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, ये सब पॉइंट अगर समझोगे तभी भाई आप पढ़ पाओगे, आप इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को समझ पाओगे, एक एक बात फिर समझ पाओगे। ये है ओएमओ। ओएमओ का मतलब क्या होता है, याद करो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। यहां क्या होता है, यहां आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को कम करने या बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति का, मान लेते सरकारी प्रतिभूति है, तो ये प्रतिभूति का क्या करता है, क्रय या विक्रय करता है आरबीआई। अब सोच कर बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, समय के अनुसार। किस प्लेटफॉर्म से करता है वो, अपने ई कुबेर प्लेटफॉर्म से। अपना कौन सा प्लेटफॉर्म से करता है, ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसके माध्यम से वो क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति का वो या तो क्रय करता है, बाय करता है, या विक्रय करता है, सेल करता है। सोचकर बताओ ना जरा एक बार कि मान लो ये प्रतिभूति है और मैं आरबीआई हूं, अगर मैं ये बाजार में खरीद रहा हूं, बाजार से खरीद रहा हूं, तो प्रतिभूति तो मेरे पास आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, बाजार में जा रहा है,
मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है आरबीआई अगर प्रतिभूति को क्रय करेगा तो बाजार में मनी सप्लाई यानी तरलता, मनी सप्लाई यानी पैसा या मनी सप्लाई लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। उल्टा उल्टा अगर मैं ये प्रतिभूति को आपको बेच रहा हूं, बाजार में बेच रहा हूं, डन, तो प्रतिभूति तो आपके पास जाएगा, आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा, ये जो पैसा है, मान लो ये पैसा हो गया, ये तो मेरे पास आएगा। तो बाजार में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई यानी तरलता, मनी सप्लाई क्या कर देगा, ये मनी सप्लाई को क्या कर देगा, जल्दी बताओ बच्चों, ये कम कर देगा, बाजार में तरलता को कम कर देगा। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन, आरबीआई करता है समय समय पर बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, और इसके लिए आरबीआई क्या करता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म का प्रयोग करता है, जहां या तो सरकारी प्रतिभूति का क्रय करता है सॉरी और विक्रय करता है। क्रय किया मतलब पैसा बाहर, क्रय किया मतलब पैसा बाजार में, और विक्रय किया मतलब पैसा आरबीआई के पास में, तरलता कम होगा। डन, एकदम क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या, फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप, फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, स्वैप मतलब होता है अदला बदली, स्वैप मतलब क्या होता है, अदला बदली। फॉरेक्स स्वैप, स्वैप मतलब क्या होता है, अदला बदली। किस चीज का अदला बदली, किस चीज का, ऑब्वियसली डॉलर और रुपए का, डॉलर और रुपए का अदला बदली। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आरबीआई या तो डॉलर को खरीदेगा, डॉलर को खरीदेगा, ठीक है ना, खरीदेगा तो बदले में रुपया देगा। मान लो मैं आरबीआई, मैं बैंकों से बोला, ओ महाराज डॉलर बेचो हमको, लाओ आओ हमको डॉलर बेचो, तो हमको डॉलर देगा, यानी मैं डॉलर को खरीद रहा हूँ, मैं डॉलर को खरीद रहा हूँ, और बदले में मुझे देना पड़ेगा ना कुछ, तो बदले में मैं रुपया दूंगा उसको। $1 बराबर 90 रुपया, तो 90 रुपया दूंगा। $1 खरीदा, 90 रुपए दिया, $1 खरीदा, 90 रुपए दिया, तो बाजार में 90 रुपया तरलता बढ़ गया रुपए का। उल्टा आरबीआई को लगता है बाजार में तरलता कम करो, बाजार में तरलता कम करो, क्या करना है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा एक काम करो, डॉलर खरीदेंगे हम, अब हम तुमसे डॉलर खरीदेंगे वापस, तो आरबीआई डॉलर खरीदेगा। ठीक है, अभी तो अभी बैंक क्या, अभी आरबीआई क्या कर रहा था, डॉलर खरीद रहा था, अब डॉलर क्या कर रहा है, जो खरीदा हुआ डॉलर है आरबीआई क्या करेगा, उसको बेचेगा, आरबीआई उसको बेचेगा, तो डॉलर बाजार में गया, गया बाजार में डॉलर, डॉलर बाजार में गया, रुपया आया आरबीआई के पास में, बाजार में तरलता कम हुआ, बाजार में तरलता कम हुआ। इसका मतलब है आरबीआई फॉरेक्स स्वैप को कैसे करता है, जरा देखना, ऐसे करता है आरबीआई, डॉलर रुपया क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, फिर डॉलर रुपया विक्रय क्रय। डन। इसका मतलब आरबीआई पहले क्या कर रहा है, डॉलर को खरीद रहा है, खरीद रहा है, तो बदले में क्या दे रहा है, रुपया दे रहा है, बदले में रुपया दे रहा है। डन। फिर आरबीआई बता देता है कि 3 साल के लिए हम कर रहे हैं, 3 साल बाद आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को विक्रय करेगा, वही डॉलर को बेचेगा बैंक को, और बदले में उनसे क्या खरीदेगा, रुपया खरीदेगा। इसको कहते हैं फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप यानी ये 3 साल के लगभग, ये 3 साल के लगभग आरबीआई करता है, 3 साल के लगभग, कि अगर हुआ है तो 3 साल बाद आरबीआई उसको उल्टा करेगा, आज डॉलर को खरीद रहा है तो कल डॉलर को बेचेगा वो। ठीक है, ताकि बाजार में तरलता को या विनिमय दर को वो नियंत्रित कर सके, विनिमय दर को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। डन। फॉरेक्स स्वैप समझ में आया, समझ में आ गया, क्या बात है। आओ अब आ जाते हैं, अब हम लोग आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा समझें। आरबीआई ने क्या किया, मौद्रिक नीति समिति ने, मौद्रिक नीति समिति की जैसा कि कहा कि वर्ष में 4 बार बैठक होनी चाहिए, इस बार भी बैठक हुआ, 3 दिन के लिए बैठक हुआ, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, आज 5 तारीख है। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से, मतलब यहां पर कोई वोट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 6 के 6 मेंबर तैयार थे। आरबीआई ने कहा भाई देखो हमें रेपो दर को कम करना है, बोला ठीक है, अरे भाई रेपो दर को कम करना है हमें, क्योंकि समृद्धि दर को बढ़ाना है,
तो इसका मतलब है, बात को समझना बहुत ध्यान से, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जो है ये 3 तरह का इंस्टेंस ले सकता है, 3 तरह का स्टैंस यानी दृष्टिकोण ले सकता है। ये 3 दृष्टिकोण को समझना, पहला है कैलिब्रेटेड, पहला होता है कैलिब्रेटेड, जिसको हॉकिश कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, हॉकिश, ठीक है, हॉकिश मतलब जो बहुत ऊपर उड़ते हैं, है ना, कौन, गिद्ध। फिर दूसरा होता है एकोमोडेटिव, एकोमोडेटिव, और तीसरा होता है न्यूट्रल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है, कैलिब्रेटेड का मतलब है जहां आरबीआई ये तय करता है कि अब वो ब्याज दर को बढ़ाएगा, अब वो रेपो दर को यानी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाएगा। एकोमोडेटिव का मतलब है कि जब आरबीआई ये तय कर देता है कि अब वो ब्याज दर में क्या करेगा, कमी करेगा, ब्याज दर में आगे भी वो कमी करेगा। न्यूट्रल में क्या होता है, जहां आरबीआई कहता है कि वो या तो ब्याज दर को बढ़ा भी सकता है आवश्यकता अनुसार या उसको कम भी कर सकता है, यानी आरबीआई कुछ भी कर सकता है। डन। तो इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी में अब क्या क्या हुआ, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ है अब आप समझना। नंबर 1, आरबीआई ने रेपो दर को 5.5% से घटाकर कितना घटाया है, 25 बेसिस पॉइंट। कितना घटाया है, 25 बेसिस पॉइंट। याद रखना 100 बेसिस पॉइंट में, 100 बेसिस पॉइंट में आधार अंक में 1% होता है। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट घटाया है यानी 0.25% घटाया है, यानी घटाकर कितना कर दिया है, 5.25% कर दिया है, 5.25% किया है। डन। यानी आरबीआई ने रेपो दर में कमी किया है। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आरबीआई के पॉलिसी रेट की बात की जाए कि जो आरबीआई का जो पॉलिसी रेट होता है, कौन कौन सा आरबीआई का पॉलिसी रेट है, बहुत गलत लोग पढ़ते हैं, गलत पढ़ाते हैं। ध्यान रखना, आरबीआई का पॉलिसी रेट केवल रेपो दर नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, रेपो भी होता है, एमएसएफ भी होता है, उसके बराबर बैंक दर होता है, बैंक दर, बैंक रेट होता है, और नीचे एसडीएफ दर होता है, एसडीएफ दर होता है, और सबसे नीचे फिक्स्ड रेपो रेट होता है, फिक्स्ड आरआरआर यानी रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। अब इसको फिक्स्ड क्यों कहा गया, आरबीआई ने क्यों फिक्स्ड किया, क्योंकि आरबीआई ने इसको 3.35% में पहले ही फिक्स कर दिया 2022 से कि अब ये बदलेगा नहीं। अब आरबीआई देखो, आरबीआई का रेपो दर 5.5% था, 5.5% था, तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि एमएसएफ कितना होगा, 0.25 ज्यादा होगा, कितना होगा, 5.75%, 5.75% था, क्योंकि हमेशा एमएसएफ दर और बैंक दर जो है वो रेपो से 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% हमेशा ज्यादा होता है। वहीं एसडीएफ दर जो है वो कितना था, वो कितना था, 5.25%, यानी ये वो दर होता है जिसमें आरबीआई बैंकों से उधार लेता है या उनके जमा पर ब्याज देता है, तो ये हमेशा कम होगा। अब जरा समझना, आरबीआई ने क्या किया है, रेपो दर को घटाकर 5.25% किया है ना। तो अपने आप बताओ पॉलिसी रेट में क्या चेंज आया है, ये हो गया 5.5%, एमएसएफ दर और बैंक दर 5.5%, और एसडीएफ दर कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, 5%, 5% होगा, है ना। तो पॉलिसी रेट में ये सब शामिल होता है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, और यूपीएससी इसको पूछ सकता है। डन। तो एक तो ये, अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, सिंपल सा बात है कि उधार का ब्याज दर क्या होगा, कम होगा, उधार का ब्याज दर कम होगा, यानी उधार सस्ता होगा, उधार सस्ता होगा, और जब उधार सस्ता होगा तो बाजार में तरलता या लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा यानी उत्पादन बढ़ेगा यानी जीडीपी बढ़ेगा यानी जीडीपी समृद्धि दर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा यानी रोजगार बढ़ेगा यानी लोगों की आय बढ़ेगा यानी लोगों का बचत बढ़ेगा यानी निवेश बढ़ेगा, लोग निवेश करेंगे, और निवेश बढ़ेगा तो देश में क्या होगा, पूंजी निर्माण भी होगा। ये है
पॉजिटिव। और मानी सी बात है कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो मानी सी बात है हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारा फॉरेक्स भी बढ़ेगा उससे। तो ये है कि अगर रेपो दर कम हुआ है और गोल्डीलॉक इकोनॉमी में भारत, आरबीआई ने मेंशन किया है, मौद्रिक नीति समिति ने, कि हम गोल्डीलॉक इकोनॉमी में हैं। और गोल्डीलॉक इकोनॉमी में जब मुद्रास्फीति दर कम है, संवृद्धि दर ज़्यादा है, तो क्यों ना संवृद्धि दर को और बढ़ाया जाए और तेजी से बढ़ाया जाए। यानी हमारा पूरा फोकस जो है एमपीसी का वो संवृद्धि दर को बढ़ाने पर है। डन। दूसरी बात आरबीआई ने कहा है कि वो ओएमओ के अंतर्गत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना, की तरलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा सोच कर बताओ, कैसे बढ़ाएगा? वो बेचेगा कि खरीदेगा? क्या बात है, वो क्या करेगा, क्रय करेगा, खरीदेगा। ठीक है, अब जरा सोचो, वो प्रतिभूति का अगर क्रय करेगा तो क्रय करने से इसकी मांग बढ़ जाएगी, प्रतिभूति की मांग बढ़ने से क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा प्रतिभूति का, और मूल्य बढ़ने से उसका यील्ड, बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड का मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में, बॉन्ड का मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। बॉन्ड के यील्ड में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। फिर से समझना, बॉन्ड को क्रय कर रहा है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो यील्ड कम होगा, और यील्ड कम होगा तो बैंक के ब्याज दर कम होंगे। यहां से भी बैंक का ब्याज दर कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का यील्ड और बैंक के ब्याज दर में समानुपातिक संबंध होता है। तो देख रहे हो यहां पर ब्याज दर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि तरलता को बढ़ाना चाहता है बाजार में, वो अल्टीमेटली तरलता को बढ़ाना ही चाहता है आरबीआई। ठीक है, डन, ये भी क्लियर। क्या बात है। फिर आरबीआई ने कहा कि रैपिड डिसइंफ्लेशन है। इसका क्या मतलब है, याद करो, डिसइंफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति दर क्या हो रही है, मुद्रास्फीति दर क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ना तो ये शून्य हो रहा है और ना ये नकारात्मक हो रहा है। ये शून्य या नकारात्मक दोनों नहीं हो रहा है, और मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बेहतर कंडीशन में हम हैं, बहुत बेहतर कंडीशन में है। इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। डन। आरबीआई ने नेक्स्ट कहा फॉरेक्स स्वैप। आरबीआई ने कहा कि भाई, ठीक है, ये बात मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता ही है कि रुपया, कल मैंने इस पर वीडियो बनाया कि रुपया अपने सबसे डॉलर के न्यूनतम स्तर में 90 रुपए में पहुंच गया गिर करके। तो आरबीआई को इसको तो नियंत्रित करना होगा, क्योंकि प्रबंधित नम्य विनिमय दर यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब आरबीआई इसको इंटरवीन कैसे करेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, फॉरेक्स स्वैप के द्वारा। जहां आरबीआई ने कहा वो $5 बिलियन का क्या करेगा, क्रय विक्रय फॉरेक्स स्वैप करेगा। अब सोचो हुआ क्या है, अभी क्या हुआ है, डॉलर कम हुआ है क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ा है, सोचो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपने फॉरेक्स से डॉलर का अब विक्रय करेगा। कहने का मतलब है, समझना, बहुत ध्यान से समझना, डॉलर, रुपया, आरबीआई क्या करेगा, सेल बाय करेगा। यानी आरबीआई अब डॉलर को क्या करेगा, सेल करेगा, ताकि क्या हो, बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़े और रुपया थोड़ा मजबूत हो, इससे रुपए का मूल्यह्रास कम हो जाए। लेकिन हां, कुछ बातें निगेटिव भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जमाधारकों को नुकसान होगा, एसडीएफ दर कम होगा, जमाधारक इससे हतोत्साहित होंगे। ठीक है, और एक और बड़ा बात है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में आरबीआई ने देखो अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्टेंस रखा है, याद रखना, इंस्टेंस जो रखा है आरबीआई ने अपना, वो न्यूट्रल रखा है। यानी आने वाले समय में आरबीआई ब्याज दर को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। और जिस तरह से आरबीआई ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बन रही है कि लगातार जिस तरह से ट्रंप की नीति, अनिश्चित नीति, और जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से मुद्रास्फीति दर बढ़ता है तो ब्याज दर को बढ़ा भी सकता है।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है हमारी और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हो रही है, उसके अनुसार ही आरबीआई निर्णय लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल पोटेंशियल क्वेश्चन है कि आपको प्रीलिम्स में मिलना ही तय है। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखना, खूब मन लगा करके पढ़ना, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, थैंक यू।